तो इस वीडियो में हम लोग एक PSU वर्सेस IES की जो जॉब है उसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन के लिए हमारे पास सैलरी रहेगी, देन हम लोग पर्क्स की बातें करेंगे, उसके बाद में हम लोग मेडिकल बेनिफिट्स की बातें करेंगे, एंड फाइनली एक सिक्योरिटी और प्रमोशंस की बातें करेंगे। तो ये 4 अपने मेजर पॉइंट्स रहेंगे इस वीडियो के लिए। तो नवीन, अपन इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। नवीन का इंट्रोडक्शन आई थिंक उसकी ज़रूरत है नहीं वैसे तो, क्योंकि सब जानते हैं नवीन को ऑलरेडी, बट स्टिल मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जॉब एक्सपीरियंस बस एक ब्रीफ में बता दें और फिर डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं सैलरी के ऊपर और CTC के ऊपर। ओके, थैंक यू प्रमोद। ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। जॉब एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो कैंपस प्लेसमेंट मेरा हुआ था 2015 में ब्लू स्टार में, जिसमें मैंने 10 महीना काम किया था। और उसके बाद ब्लू स्टार मैंने छोड़ दिया था, रिज़ाइन दे दिया था, और मैंने 1 साल तैयारी करी थी दिल्ली गेट एंड ESC के एक साथ करी थी। और गेट के में 16 रैंक आने के बाद मैंने ONGC में काम किया है 11 महीने के आसपास। और उसके बाद ONGC छोड़ने के बाद मैंने रेलवे ज्वाइन किया 2018 में, और अभी तक मैं वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सैलरी का जरा थोड़ा सा बताइए, बस एक अपना CTC का कंपैरिजन एंड नेट सैलरी जो इनिशियल सैलरी थी उसका अपन एक कंपैरिजन जानना चाह रहे हैं, ONGC एंड रेलवेज का। प्राइवेट को अपन अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। ONGC की अगर बात करें तो इनिशियली जब हमने ज्वाइन किया था तो 18 लाख CTC था, और उसमें जो इन हैंड हमारे पास आती थी वो 85 के अप्रॉक्स हमारे पास आती थी एवरेज, जब हम उसको 3-4 महीने का करते थे, क्योंकि कुछ अलाउंसेस जो हमें क्वार्टरली मिला करते थे। तो उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो ऑन एवरेज 85 के आसपास आ जाती थी। कुछ लोगों की उसमें 70-75 भी आती थी। ये हम ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वो डिफरेंस जो आता था वो HRA और कार मेंटेनेंस का मेजर डिफरेंस आता था। और रेलवेज़ की अगर हम बात करें तो हम ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम हमारा CTC 10 के आसपास होता है, और इन हैंड सैलरी हमारी अप्रॉक्सीमेटली 60,000 होती है। 60,000 ओके, तो ये अपना सैलरी का पार्ट हो गया। अब अगर हम अलाउंसेस की बात करें, क्योंकि नॉर्मली हमको ये सुनने में मिलता है, अब जैसा तुमने भी बताया कि भाई 18 लाख का CTC है बट इन हैंड केवल 80,000 के अराउंड आ रही है। सिमिलरली रेलवेज के अंदर ऑल्दो द CTC इज 10 lakhs बट अपनी जो इन हैंड आ रही है दैट इज ओनली 60,000। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे काफ़ी सारे अलाउंसेज एंड पर्क्स होंगे। तो ये नॉर्मली एक हमें सुनने को मिलता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली, कि PSUs के जो हमारे अलाउंसेज हैं दे आर मच हायर एंड मच बेटर कंपेयर टू रेलवेज। तो ये चीज़ कितनी ट्रू है? आप ONGC के कंपैरिजन में हमको बताओ कि ONGC में क्या क्या अलाउंसेज थे, मेजर अलाउंसेज और पर्क्स क्या थे, फिर हम लोग रेलवे की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा अलाउंसेज में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे। उससे पहले मैं जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि CTC कॉस्ट टू कंपनी होता है, मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वो इस अमाउंट से ज़्यादा आपके ऊपर खर्चा नहीं करेगा। तो जब मैं कह रहा हूँ कि ONGC में 18 लाख CTC था तो उसमें आपके जो सैलरी है प्लस जो आपके अलाउंसेज हैं, आपके डिडक्शंस हैं, वो सब इंक्लूडेड है, इसलिए वो गैप ज़्यादा आ जाता है। उस पर अगर थोड़ा फोकस करें, बेसिक सैलरी ONGC की 60,000 थी। उसके ऊपर उस पर DA ऐड होता था, प्लस 24% मेरा HRA ऐड हो जाता था, प्लस कार मेंटेनेंस ऐड हो जाता था, प्लस एक 35% जो कि मेजर कंपोनेंट था, जो मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है रेलवे की सैलरी और ONGC की सैलरी में, कैफेटेरिया अलाउंस, जो कि 35% था, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट आप कह सकते हैं 60,000 का। इसके अलावा जो डिफरेंस आता था वो आपका कार मेंटेनेंस में आता था। ONGC आपको कार मेंटेनेंस का लगभग 9,500 के आसपास देती थी, और अगर आपके नाम पे कार नहीं है, बाइक है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 2829 के आसपास हुआ करता था। तो ये मेंटेनेंस का जो पार्ट है वो उसमें एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। इसके अलावा ये तो आपका सैलरी का पार्ट हो गया। इसके अलावा जो आपको छोटे छोटे बेनिफिट्स और मिलते हैं वो से फॉर एग्जांपल ONGC में जो लैपटॉप आपको मिलता है वो आप 1 लाख तक का लैपटॉप ले सकते हैं 3 साल में। वो आपको एडवांस में पैसा, हाँ, पीरियड इसका 3 साल आई थिंक रहता है। ONGC का पीरियड 4 साल था कि 4 साल में आप 1 लैपटॉप ले सकते हैं, और वो उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में 1 लाख आ जाएगा। फिर आप लैपटॉप खरीद रहे हो, बिल सबमिट करवाइए। इसके अलावा आपको 20,000 तक का आप मोबाइल ख़रीद सकते हैं, और आपका 8,000 तक का आपको एक गॉगल आप ख़रीद सकते हैं, और 5,000 का आप एक ब्रीफ केस भी ले सकते हैं। तो ये छोटे छोटे अलाउंसेस थे। प्लस आपकी जब सर्विस 1 साल कंप्लीट हो जाती है, मतलब आपका प्रोफेशन जैसी कंप्लीट हो जाता है, तो आप वाइट गुड्स ले सकते हैं, मतलब घर के इंटीरियर का आप सामान ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू 1,75,000 के आसपास थी। बहुत बड़ा अमाउंट। तो ये एक्स्ट्रा जो अलाउंसेज हैं जो इनडायरेक्टली आपको मिल रहे हैं वो आपकी सैलरी में रिफ्लेक्ट नहीं होते, इसलिए जो आपकी एक्चुअल जो सैलरी है
और आपका जो CTC है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। हाँ। प्लस जो डिडक्शंस थे वो भी काफ़ी मेजर थे ONGC में। उसमें जो मेजर डिडक्शन का पार्ट था वो आपका पेंशन से रिलेटेड था। उसमें आपका कुछ डिडक्शन ONGC करती है ताकि आपको इन फ्यूचर जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो, आपको फाइनेंशियली सोचना ना पड़े, इसलिए ये गैप मेजर इसमें आता है आपका। रेलवेज़ की अगर हम बात करें तो रेलवे की जो बेसिक है वो ज्वाइनिंग पे 56,000 होती है और उस पर आपको DA ऐड हो जाता है, प्लस एक आपका इन केस आपको गाड़ी मिल गई है अगर आप इमरजेंसी सर्विसेज में हैं, ओपन लाइन में, जहाँ आपको एक्चुअल में गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, आपको ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको गाड़ी और ड्राइवर मिल जाता है, तो वो आपको अलाउंस नहीं, वो आपको एक्चुअल सर्विस मिल गई है, तो सिर्फ आपका बेसिक और DA हुआ। इन केस वो आपको नहीं मिला है तो आपका बेसिक हो गया प्लस DA हो गया प्लस आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस 4,000 के आसपास एक आपका गाड़ी का फ्यूलिंग का आपको मिल जाता है मंथली। तो मेन यही आपका सैलरी का कंपोनेंट होता है, प्लस इसमें से कुछ डिडक्शन आ जाते हैं। डिडक्शन में मेन आपका इनकम टैक्स हो गया और दूसरा आपका NPS हो गया, जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके बेसिस पे जो आपके डिडक्शंस होते हैं। तो मेन 2 डिडक्शन आपके रहते हैं, बाकी छोटे मोटे जो 10, 20 और 50 रुपये को हम डिस्कस नहीं करेंगे। और जो सैलरी इतनी कम जो है उसका रीज़न ये है कि आपका जो HRA है, PSUs आपको HRA देती है जो कि 14,000 के आसपास अगर आप क्लास A सिटी में, और रेलवेज़ में आपको घर मिलता है तो आपको HRA नहीं मिलता है। ये एक अच्छी चीज़ भी मान सकते हैं रेलवे की, अगर आप बहुत अच्छी सिटी में रहते हैं। आप अगर नॉर्मल सिटी में रह रहे हैं तो आपको HRA मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप उसी HRA में बहुत अच्छा घर भी ले सकते हैं। बट अगर आप बहुत अच्छी सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो उस केस में रेलवेज़ का बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अच्छा घर लेना और उतना बड़ा एरिया का घर लेना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लूँ तो अभी मैं वडोदरा में रह रहा हूँ, एकदम मेन सिटी में, प्राइम एरिया में, जो कि एकदम पॉश इलाका वडोदरा का है, और मेरा 3 BHK टाइप का घर है, एक आउट हाउस भी है, गार्डन भी है इतने ही एरिया में। तो इतना बड़ा एरिया इस लोकेशन में उसको अगर रेंट पे लेना जाएंगे तो आपका 50,000 के आसपास रेंट लग जाएगा, जो कि HRA अगर मैं लूँगा तो मुश्किल से मेरे को 14,000 के आसपास मिलेगा। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है जब आप अच्छी सिटी में पोस्टेड है। इसके अलावा आपके जो छोटे मोटे बेनिफिट हैं कि आपको छोटे छोटे जो आपके डे टू डे लाइफ के काम हैं उसकी हेडेक आपको नहीं लेनी है, उसकी सपोर्ट रेलवे आपको अपनी तरफ से दे देता है। तो ये अपने मेन अलाउंसेज हो गए। ONGC में क्या थे या फिर PSUs में क्या रहते हैं, वर्सेज अपने रेलवेज में आपको कौन से अलाउंसेज एंड कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड एज वी कैन सी कि ONGC या फिर कोई भी PSU जो है वो मच हायर अलाउंसेज देता है, इसीलिए उनका CTC इतना ज़्यादा दिखाई देता है कंपेयर टू रेलवेज। तो नवीन, एक अलाउंसेज और बेनिफिट्स के अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, जो मैंने BPCL में रियलाइज़ किया और यहाँ भी किया है, वो होता है अपना मेडिकल बेनिफिट्स। एंड आई थिंक PSUs में और गवर्नमेंट सर्विस में एक डिफरेंस जो है मेडिकल बेनिफिट्स का वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि ONGC में क्या सिस्टम होता था मेडिकल बेनिफिट का, डिपेंडेंट कितने होते थे या फिर कोई लिमिट होती थी क्या मेडिकल की, वर्सेज आपका रेलवे में क्या सिस्टम है। ठीक है, मेडिकल अलाउंस की बात करेंगे तो बेसिक जो पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आप जज कर पाएँ कि कौन सा बेनिफिशियल है कौन सा नहीं है, वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। इसमें मेजर 2 पॉइंट रहेंगे। एक तो कौन कौन आपके साथ इंक्लूडेड रहेंगे, पहला पॉइंट तो ये है, और दूसरा वो मेडिकल क्लेम करने का या आपको चीज़ें ठीक करवाने का, आपको कुछ तकलीफ हुई है वो ठीक करवाने का प्रोसेस क्या है, वो कौन सा ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो पहले बात करेंगे ONGC की। ONGC में जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप ONGC के एम्प्लॉई हैं तो आपके बिहाफ पे बाकी किन किन लोगों का इलाज हो सकता है, उसमें आपकी फैमिली इंक्लूडेड रहेगी। आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स भी होंगे, आपके वाइफ भी होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, और उसके अलावा इन केस आपकी जो वाइफ है या आपके जो हस्बैंड है उनके पेरेंट्स भी आपकी वाइफ या हस्बैंड में डिपेंडेंट है तो वो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट माने जाएंगे, क्योंकि आपके बेटर हाफ पे डिपेंडेंट है वो, और वो भी आपके मेडिकल कार्ड में इंक्लूडेड होंगे। तो ये तो ONGC का डिपेंडेंट का तरीका है, मतलब कि जितने भी लोग आप पे डिपेंडेंट हैं आपको सर्टिफिकेशन देना है, एक रीज़न देना है कि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट क्यों है, और वो आप पे डिपेंडेंट मान लिया जाएगा। रेलवेज़ की अगर बात करें डिपेंडेंसी की तो पहले डिपेंडेंसी डिफरेंट हुआ करती थी, आज के टाइम में डिफरेंट है, और उसका चेंज जो आया है उसके भी बहुत सारे रीज़न है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कभी कर लेंगे। रेलवे में फ़िलहाल जो मेडिकल कवरेज है वो आपका है,
आपके बेटर हाफ का है और आपके बच्चों का है, और आपकी मदर का है इन केस आपकी मदर विडो है। तो ये कंडीशन है आपके पेरेंट्स की इंक्लूड होने की। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं आपके फादर इंक्लूडेड नहीं रहेंगे किसी भी कंडीशन में, आइदर ही इज़ वर्किंग और नॉट वर्किंग। और ये डिपेंडेंट जो आपके इंक्लूड हो गए। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो आपको अगर कुछ भी छोटा मोटा इशू होता है तो आपको रेलवे हॉस्पिटल ही जाना है, और रेलवे हॉस्पिटल जब आप जाएंगे तो वहाँ के डॉक्टर आपको डायग्नोज करेंगे, और जो भी इशू होगा आपको पूरी शांति के साथ आपको सॉल्यूशन दिए जाएंगे। इन केस उनके हॉस्पिटल में कुछ मशीन्स या कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं है तो उनके कुछ रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें वो रेफ़र करते हैं, तो उन हॉस्पिटल में वो आपको रेफ़र कर देंगे। हालांकि आपका वहाँ कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको सिंपल वो स्लिप लेके जानी है और वहाँ पे आपका वो डायग्नोस हो जाएगा। और ये जो रेफरल का जो प्रोग्राम है ये लास्ट पॉइंट होता है कि जब वो ठीक आपको नहीं कर पा रहे तो आपको वो रेफ़र करते हैं। तो ये आपका मेन जो डिफरेंस है, दो बेसिक डिफरेंस ये आपके रहेंगे कि एक तो डिपेंडेंट कौन कौन आपके ऊपर है उसकी डेफिनेशन दोनों में डिफरेंट है, जिसमें मैं PSU को, जो कि ONGC का मेरा एक्सपीरियंस है, उसको मैं बेटर बताऊंगा। और फिर इलाज करने का जो प्रोसेस है उसको ONGC का हमने डिस्कस नहीं किया। ONGC में सिंपल होता था कि आपका जो मेडिकल कार्ड बना है, जो आपका ID कार्ड है ONGC का, आपको कुछ भी हुआ, आप जो भी नॉमिनेटेड हॉस्पिटल है सिंपली अपना ID कार्ड लेके उनके रिसेप्शन पे जाके बैठ जाइए, वो अपने आप सारा प्रोसेस करवाएंगे, वो अपने आप आपके HR से कोऑर्डिनेट करेंगे और आपका काम हो जाएगा। एंड आई बिलीव कि ONGC के जो नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स वो काफ़ी अच्छे रहते होंगे, मतलब इन जनरल। नॉमिनेटेड जो ONGC के हॉस्पिटल है वो बहुत अच्छे थे, और इनफैक्ट रेलवेज़ के भी जो जिनमें ये लोग रेफ़र करते हैं वो हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे। तो यहाँ पे मैं बस अपना थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस ये ऐड करूंगा कि रेलवेज बिकॉज ये एक सरकारी सिस्टम है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सब डिविजनल लोकेशन पे हूँ, तो यहाँ का डॉक्टर कभी भी आपको डायरेक्टली प्राइवेट में नहीं रेफर करता, वो पहले आपको डिविजनल हॉस्पिटल में रेफर करेगा। तो आप पहले डिविजनल हॉस्पिटल में जाओगे, फिर डिवीजन वाला हो सकता है आपको पहले किसी सिविल हॉस्पिटल में रेफर करेगा, अगर नहीं है सिविल हॉस्पिटल में वो कंडीशन अवेलेबल, देन आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जाएगा। तो जो प्रोसेस है आपकी गवर्नमेंट से प्राइवेट हॉस्पिटल तक जाने की वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, और उसमें टाइम लग ही जाता है, आपको पूरी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। अनलेस कि आपकी इमरजेंसी हो, लाइक हार्ट अटैक आ गया, फिर बर्निंग हो गई, उसमें आप डायरेक्टली जा सकते हो, अदरवाइज आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। बट ऐसा नवीन ने बताया कि भाई PSU है, ONGC है, तो आप डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाइए जो नॉमिनेटेड है, वहाँ आपका इलाज हो जाएगा। BPCL का मैं अलग से डिस्कस करूंगा, बट वहाँ पे इवन और भी बेटर सिस्टम था। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, इलाज करवाइए, आपको रिइंबर्समेंट हो जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका कितना अमाउंट खर्चा हो रहा है। वो एक बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ करता था उधर। एंड डिपेंड काफ़ी अच्छा पॉइंट था। डिपेंडेंट की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट आपके रेलवेज में कभी फादर आपके डिपेंडेंट हो नहीं सकते, एंड हमको कभी मेडिकल बेनिफिट्स की ऐसा जरूरत नहीं होती है, रिटायरमेंट के बाद ही होते हैं। इनिशियल स्टेज में तुम्हारे पेरेंट्स की ही मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स होती है, जो एक PSU बहुत अच्छे से फुलफिल करती है, राइट नवीन? रेलवेज उतना अच्छे से आपको बेनिफिट नहीं दे पाएगी। तो ये जो एक बेनिफिट है PSUs के अंदर बहुत अच्छा होता है ना, ये चीज हम इस चीज को यहाँ से समझ सकते हैं। अब जो लास्ट चीज है जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं वो है हमारी एक जॉब सिक्योरिटी को लेके एंड प्रमोशंस को लेके। नाउ वी नो कि जो PSUs हैं दे आर आल्सो गवर्नमेंट इन नेचर, मतलब मेजर जो उनमें स्टेक है वो गवर्नमेंट का ही होता है, और IES है या फिर रेलवेज है वो तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो नवीन एक थोड़ा सा इनके बारे में बताओ कि प्रमोशंस को लेके एंड सिक्योरिटी को लेके इज देयर एनी डिफरेंस, या फिर दोनों किस हद तक सिमिलर हैं, क्या एक कमेंट करें उन पे। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जॉब सिक्योरिटी की। जॉब सिक्योरिटी से मतलब हमारा ये होता है कि इन केस अगर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो हमें कोई जॉब से निकाल नहीं सकता है, या फिर हमारी जॉब कभी नहीं जाएगी इन केस हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या फिर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा लॉस में चल रही है। ये जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है। प्राइवेट कंपनीज में अगर लॉस में कंपनी चल रही तो एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है, अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो आपको निकाल देती है। तो जॉब सिक्योरिटी दोनों में सेम है, और वो सेम कैसे है? से फॉर एग्जांपल अगर मैं ONGC की बात करूं और कल को ONGC को प्राइवेटाइज भी अगर गवर्नमेंट करती है तो प्राइवेटाइज के बाद भी जो उसके एम्प्लॉय है वो वही रहेंगे। जो ONGC का काम है, वर्क कल्चर वो वही रहेगा, क्योंकि ना मैनेजमेंट चेंज हुई है, ना एम्प्लॉयज़ चेंज हुई है, ना उसका एरिया जो उसका मार्केट है वो चेंज हुआ है। सारी चीज़ें वही है, सिर्फ एक ऑन पेपर चीज़ें बदली हैं कि वो पहले PSU थी, अब वो प्राइवेट हो गई है। इफेक्टिवली एम्प्लॉयज़ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो जॉब तो आपकी किसी भी केस में सिक्योर्ड है जब आप PSU में हैं। अगर हम रेलवेज़ की बात करते हैं, रेलवेज़ या किसी भी डिपार्टमेंट की जो हमें इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू मिल जाता है,
उसमें भी अगर गवर्नमेंट प्राइवेट करना चाहेगी, जैसा कि अभी फिलहाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इन्होंने स्टार्ट किया है, तो वहाँ जितने भी ग्रुप ए बी सी के एम्प्लॉयज़ थे उन सबको PSUs में कन्वर्ट कर दिया है। जो जितने भी एसेट थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास उनको 8 अलग अलग PSUs में कर दिया है और उन्हीं एम्प्लॉयज़ को उन्हीं PSUs को दे दिया गया है। तो अब वो PSUs के एम्प्लॉय होंगे। अब डाउन द लाइन अगर उन PSUs को भी गवर्नमेंट प्राइवेट करेगी या उसको उसका IPO रिलीज़ करवा देती है, इस टाइप का कुछ करती है कि फंड जनरेट करने की कोशिश करती है, उस केस में रहेंगे तो वो उस PSU के उसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय, वो अभी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जिस एसेट में बंदा काम कर रहा था वो उसी एसेट में कंटिन्यू करेगा, सिर्फ नाम चेंज हो गया है। इन केस वो प्राइवेट भी हो जाता है तो भी वो उसी एसेट में काम कर रहा है, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है। मतलब कि आपने एक बार जब ज्वाइन कर लिया है आइदर PSUs में या इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है, तो जॉब तो आपकी सिक्योर्ड है, एटलीस्ट आपके सर्विस टाइम तक तो सिक्योर्ड है, अगले 40-50 साल तो एटलीस्ट सिक्योर्ड है। तो हम ये मान के चलेंगे जॉब सिक्योरिटी तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम। हाँ, प्रमोशंस की अगर हम बात करेंगे तो प्रमोशंस दोनों में ही ऑन पेपर टाइम बेस्ड होता है कि दोनों के 4-4 साल में पहला प्रमोशन आएगा, 8 साल में दूसरा आ जाएगा, 12 साल में तीसरा आ जाएगा, उसके बाद टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। बट ये ऑन पेपर होता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की पिरामिड है वो ट्रायंगुलर होता है। अब अगर बेस लाइन में नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव ONGC से फॉर एग्जांपल किसी ईयर में 500 सेलेक्ट किए हैं, अब 500 लोग सारे बोर्ड मेंबर तो नहीं बन सकते, बिल्कुल सारे सरफेस एरिया मैनेजर तो नहीं बन सकते, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो रुकेगा। मतलब कि टाइम बेस्ड है बट वो सबका नहीं होता है या फिर स्लो होता है, बहुत टाइम लगता है। और सिमिलर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, सिमिलर सिनेरियो वहाँ भी है, बिल्कुल टाइम बेस्ड है बट फिक्स नहीं है कि होगा ही होगा। आपका प्रमोशन ड्यू हो जाता है बट ज़रूरी नहीं कि वो होगा क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगुलर है, तो एक उसमें ऊपर जो पोस्ट है वो कम होनी है, हायरार्की मेंटेन करनी है। ऊपर ऑब्वियसली कम लोग जाएंगे, नीचे ज़्यादा लोग रहेंगे, तो प्रमोशन में जो है हर किसी का प्रमोशन नहीं होगा। बट द मेन पॉइंट इज कि जो आपका सिस्टम PSUs का है ऑलमोस्ट सिमिलर सिस्टम आपका रेलवे के अंदर या फिर IES प्रोफाइल्स में भी यूज होता है, तो आपको सेम टाइप का प्रमोशन एंड सिक्योरिटी देखने को मिलेगी दोनों जॉब्स में। तो नवीन, अपन ने यहाँ पे 4 चीजें एक डिटेल में डिस्कस की हैं। सैलरी हम लोगों ने देखा CTC वाइज ONGC एंड PSUs आर मच बेटर देन रेलवेज एंड IES। फिर हम लोगों ने अलावेंसेज की बात की, तो अगेन अलावेंसेज अपने PSUs में काफ़ी ज़्यादा हैं। और फाइनली फिर हमने मेडिकल बेनिफिट्स का देखा, तो मेडिकल बेनिफिट्स तो PSUs के काफ़ी अच्छे हैं कंपेयर टू रेलवेज। एंड जो आपकी जॉब सिक्योरिटी एंड प्रमोशन है वो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो नवीन, अपना ये वीडियो हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। एंड अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेलवे का जो वर्क कल्चर है स्पेसिफिक टू रेलवे IES ऑफिसर्स का जो एक वर्क लाइफ बैलेंस है उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और आई थिंक दिस सेशन वाज वेरी यूजफुल और अपने जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी इंसाइट मिलेगी क्योंकि उनको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मली जनरली क्या होता है, जैसे मैंने जब तैयारी करी तो गेट और ESC दोनों की तैयारी करी, राइट। अब उसमें एक्स्ट्रा लोड आता है, ये क्लियर है कि एक्स्ट्रा लोड आता है। फिर जब सिलेक्शन दोनों में हो गया तो मैं 2-3 महीने कंफ्यूज रहा कि मेरे को क्या करना है, डिसीजन मेरे को ONGC शिफ्ट करना है या नहीं करना है, या वो डिसीजन का जो पीरियड होता है वो काफ़ी अनईजीनेस का पीरियड होता है, बिल्कुल। या तैयारी का जो पीरियड होता है वो काफ़ी लोडेड पीरियड होता है क्योंकि आपने दोनों चीज़ें उठा रखी हैं। तो एक बार इंसाइट लोगों को अगर मिल जाता है कि इस टाइप की वर्किंग यहाँ है, ये पर्क्स एंड अलाउंसेस है, तो हम अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा एग्जाम देना है और हमें किस जगह जाना है। तो जो एक्स्ट्रा लोड है और जो कंफ्यूजन है वो हमें कभी नहीं आएगी। तो ये अपनी एक प्रायोरिटी डिसाइड करने में अपने को काफी हद तक हेल्प करेगा, राइट। और वैसे भी मतलब नॉर्मल लोगों की सिचुएशन ये रहती है कि PSUs को छोड़ के IES में आ जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग दीज थिंग्स, राइट नवीन। मतलब ESC में आने के पहले वो इन चीज़ों को सोचते नहीं है। तो आई थिंक ये वीडियो उन सब चीज़ों में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपने भी अपना टाइम दिया वीडियो देखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन, ऑब्वियसली आपका तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है ऑफकोर्स, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंडियन रेलवेज में IES गजेटेड ऑफिसर अगर आप बन जाते हो तो कैसी आपकी वर्क लाइफ रहेगी, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू नवीन।